कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। 1 घंटे पहले यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। राहुल के साथ काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। राहुल ने बदरपुर बॉर्डर पर लोगों को भी संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक मोहब्बत की बात कर रहा है और ये यात्रा एक छोटा सा हिंदुस्तान है। इसमें सारे लोग हैं, इसमें अमीर, गरीब, हर भाषा के लोग साथ चल रहे हैं। हिंदुस्तान का हर आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। राहुल ने कहा कि ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, जहां हम वहां तिरंगे को लहराएंगे। राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे मसले भी उठाए और कहा कि इनका काफी नुकसान हुआ। एक बड़ा तबका इससे पीड़ित है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी इसका असर पड़ा है। राहुल की यात्रा के दौरान यात्रा के रूट पर कई जगह पर लोक कलाकार भी मौजूद रहे। लोक कलाकार नाच गा रहे हैं। कई जगह पर स्थानीय नेताओं ने लोगों को जमा किया है। राहुल के स्वागत की दिल्ली के नेताओं ने काफी तैयारी की है। राहुल की यात्रा के लिए आज दिल्ली में कई इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। दिल्ली में यात्रा कई किलोमीटर चलेगी। शाम को लाल किले पर यात्रा का समापन होगा। इससे पहले यात्रा आश्रम, इंडिया गेट, दरियागंज होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी। यात्रा के रूट पर काफी तादाद में लोगों के जुटने की संभावना है। अंदाजा है कि यात्रा के दौरान 40,000 लोग दिल्ली में जुटेंगे। राहुल शाम को यात्रा के खत्म होने के बाद लाल किले से राजघाट पर भी जाएंगे। दिल्ली में यात्रा के दौरान कई नेता राहुल के साथ हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं से यात्रा में शामिल होने की गुजारिश की है। कल कनिमोझी ने राहुल की यात्रा में शिरकत की थी। भारत जोड़ो यात्रा में जारी सियासत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों में अलर्ट रहने को कहा है। इसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर खास ध्यान देने की अपील की है। इसके साथ साथ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी सलाह दी है। राज्यों को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना केसों के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लग सकेगी। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है। मतलब वैक्सीन लेने वाले की बांह पर टीका नहीं लगाया जाता। DCGI ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में कामकाज में दखलंदाजी और अफसरों को धमकी देने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा कि LG साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल दे रहे हैं। मंत्रियों को साइड कर अधिकारियों को सीधे आदेश दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा कि उपराज्यपाल गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय का नाम तय किया है। वहीं डिप्टी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की PAC की बैठक हुई। इस बैठक में मेयर पद के नाम पर मुहर लगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2022 है। केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि सैटेलाइटों को राम सेतु की उत्पत्ति से संबंधित सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु वाले इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली है। हालांकि इन सैटेलाइट तस्वीरों में अब तक सीधे तौर पर राम सेतु की उत्पत्ति और कितना पुराना है, इससे संबंधित कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सिक्किम के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि घटना उत्तरी सिक्किम के जेमा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी। काफिला चट्टैन से थांगू की ओर जा रहा था।
जेमा के पास एक मोड़ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद 4 घायल जवानों को रेस्क्यू कर निकाला गया, जबकि 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर दुख जाहिर किया और शोकाकुल परिजनों के लिए संवेदना प्रकट की। दिल्ली की एक अदालत ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी। पूनावाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में सड़क धंसने से हादसा हो गया। इस दौरान कई गाड़ी और ठेलियां सड़क के साथ गड्ढे में नीचे चली गई। हादसे के वक्त बाजार भी लगा था, लिहाजा बाजार में भीड़भाड़ भी थी। हादसे के वक्त आसपास हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और जीएचएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि ये सड़क नाले के ऊपर बनाई गई थी। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय सड़क के ऊपर बाजार लगा हुआ था। अचानक सड़क धंसने से ठेलियों समेत लोग भी गड्ढे में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। एसएससी का एग्जाम देने के लिए पहुंचे छात्रों की भारी भीड़ बक्सर रेलवे स्टेशन पर नजर आई। एग्जाम देने के बाद अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे छात्रों की भारी भीड़ बक्सर रेलवे स्टेशन में उमड़ पड़ी। छात्र पटरियों के दोनों तरफ खड़े हो गए और ट्रेन के आने के बाद चढ़ने लगे। छात्रों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेल प्रशासन की हालत खराब हो गई। हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर एग्जाम के वक्त में रेलवे की लापरवाही साफ नजर आई। छात्रों ने रेलवे और सरकार को जमकर कोसा भी। छात्रों ने बताया कि कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे उन्हें आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। बहरहाल अभी भी भारी भीड़ का आलम बना हुआ है और छात्र इसी तरह के हालात के बीच ट्रेनों में यात्रा करने को मजबूर हैं। आगामी आईपीएल सीजन के लिए कोच्चि में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा। इस दौड़ में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जिन्हें मुंबई इंडियंस 17.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाने में सफल रहा। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स तीसरे महंगे खिलाड़ी साबित हुए, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। नेपाल में 2 विदेशी नागरिकों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार्ल्स शोभराज को 19 साल 3 महीने बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद चार्ल्स शोभराज फ्रांस के लिए रवाना हो गया। 78 साल का शोभराज फ्रांस का नागरिक है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी नागरिक शोभराज को रिहा करने और 15 दिनों के भीतर फ्रांस भेजने का आदेश दिया था। बिकनी किलर नाम से कुख्यात शोभराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कोनी जो ब्रोंजिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। साथ ही उसे 2014 में कैनेडियाई पर्यटक लॉरेंट करियर की हत्या का दोषी ठहराया गया और दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गाजीपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने चुनौती बनी इस हत्या की पहेली को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक युवक ने घर में रखी पिस्टल के लिए पड़ोसी महिला का कत्ल कर दिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक बीएसएफ जवान की पत्नी थी। उनके घर से सीसीटीवी की डीवीआर, 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर और बेशकीमती सामान भी गायब था। इस हत्याकांड की जाँच पुलिस 4 महीने से कर रही थी। कत्ल में इस्तेमाल हुआ लोहे का सरिया, सीसीटीवी का डीवीआर और 32 बोर की रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है। बरामद सामान में मृतका का मोबाइल भी आरोपी के पास से मिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। जानकारी मिली है कि मुस्लिम युवक की मुलाकात बीएससी फाइनल ईयर की तैयारी कर रही छात्रा से हुई थी। मुलाकात के बाद युवक ने लगातार युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। एक दिन आरोपी ने अपनी बहन के घर युवती को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने जब शिकायत करने की बात कही तो आरोपी युवक उसे डराने धमकाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। फिर हिम्मत कर पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। पीड़ित युवती की गुहार के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रांची में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने अपने 76 साल के पिता की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। मृतक की भतीजी और भतीजे ने बताया कि आरोपी बेटा शराब का आदी है। वो अक्सर शराब के लिए अपने पिता से पैसों की मांग करता था। इसी को लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, आरोपी 1 साल पहले भी अपने पिता को मारकर गंभीर रूप से घायल कर चुका था। इस बार जब पिता खेत में काम करने गया और खेत में खाना खा रहा था, उसी वक्त आरोपी बेटा भी वहां पहुंच गया। उसने अपने पिता के साथ खाना खाया, फिर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। जब पिता ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने पास रखे धारदार हथियार से पहले पैर में वार किया,
जब उसके पिता ने भागने की कोशिश की तो आरोपी ने पिता को दौड़ाकर सिर में वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया कि शराब के लिए पैसे न मिलने पर उसने पिता की हत्या की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक, उसकी पत्नी और मां का जहर खाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में एक महिला से परेशान होकर जहर खाने की बात कर रहे हैं। दरअसल उज्जैन के युवक के खिलाफ मुंबई की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद युवक जमानत पर छूटकर उज्जैन आ गया तो युवती ने उज्जैन में उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, जहां जेल से बाहर आने के बाद युवक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जहर खा लिया। जिसके पहले पूरे परिवार ने एक वीडियो बनाकर एक महिला पर पैसों की डिमांड कर परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं युवती अभी 5 महीने की गर्भवती है और उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। पुलिस पूरी घटना की गहनता से जांच कर रही है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सोनू सूद उज्जैन आए और अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल के गर्भगृह में दर्शन किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से सभी के स्वस्थ रहने की दुआ मांगी है। उज्जैन के अथर्व के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव इलाज करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शायद मेरा उज्जैन आना इस बालक से मिलने के लिए ही होगा। अथर्व दुर्लभ बीमारी स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। अथर्व के इस दुर्लभ बीमारी में 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। इसके लिए उन्होंने मुंबई की टीम से बात करने और मुंबई जाने से पहले हर संभव मदद की बात कही है। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई डॉक्टर ने साईं बाबा मंदिर को $50,000 का चढ़ावा चढ़ाया। एनआरआई डॉक्टर शर्मा का पूरा परिवार साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखता है। उनका विश्वास है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किलें साईं बाबा ही दूर करते हैं। परिवार की मनोकामना पूरी होने पर डॉक्टर अखिल शर्मा ने साईं बाबा मंदिर को 41 लाख की राशि अर्पण की। साईं बाबा ट्रस्ट ने इस रकम से जरूरतमंद मरीजों का इलाज करने की इच्छा प्रकट की है। उनकी पत्नी अपर्णा शर्मा का मानना है कि जीवन में आने वाली हर मुश्किलें साईं बाबा के कारण ही दूर होती है। देश विदेश में मोती की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रांची की संजू देवी ने मोती की खेती की शुरुआत की है। खास बात यह है कि मोती की खेती के लिए किसी बड़े तालाब की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में ही मोती की खेती संभव है। संजू देवी ने भी अपने ही घर में सीमेंट से बने छोटे छोटे पानी की टंकी में मोती की खेती की शुरुआत की। उनका मानना है कि मोती की मांग हमेशा रहती है। इसके अलावा उन्होंने अन्य महिलाओं को भी प्रभावित किया है। वो महिलाएं संजू देवी से कुछ सीखना चाहती हैं। वहाँ के महिलाओं और बच्चों के लिए मोती की खेती कौतूहल का विषय बनी हुई है। वो उन पलों को याद करती हैं जब मोती की एक छोटी सी अंगूठी लेने के लिए उन्हें बड़े बड़े शोरूम में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें मोती आसानी से मिल जाती है। उनका कहना है कि वो अपने साथ कई महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।